फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का जो कि आपका साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आज ही हमारी सरकार ने लॉन्च किया है, तो मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। अब ये आपका होगा पार्ट सेकंड। जी हाँ फ्रेंड्स, पार्ट सेकंड होगा, इसे आपको देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था 8 क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी थे, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के 8 क्वेश्चन मैं आपको फुल सोल्यूशन के साथ बता चुका हूँ। और आप आज बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 9 से। आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है फ्रेंड्स, यह किस प्रकार का लेंस है। तो मैं आपको सामने उत्तर लेके आया हूं, यानी कि लेंस की क्षमता। फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता होती है P, यानी कि P इक्वल टू -2 और फ्रेंड्स 2 -2.0 यानी कि 0.0 डी यानी कि डायोप्टर, और P इक्वल टू यानी कि 1/f होता है। आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P इक्वल टू 1/f। तो चूंकि यानी कि इसलिए F इक्वल टू 1/P इक्वल टू 1/-2.0 डी इक्वल टू -0.5 मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, यह बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं इसके, यानी कि चूंकि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है, इसलिए यह एक अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा पहले से ही। अब चलिए चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है। अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है फ्रेंड्स, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको पहले से पता होगा। इसका आंसर मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपके स्क्रीन पर कि उत्तर, यानी कि उत्तर आ चुका है आपके सामने कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ फ्रेंड्स, यह बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आपके सामने है कि भौतिक तथा यानी कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में मैंने निम्न अंतर बताया है। फ्रेंड्स, आप इसे विस्तार से समझते रहिए और विस्तार से पढ़ लीजिए। तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में निम्न अंतर है, आपके सामने आ चुका है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या कहना चाहता है कि भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पहले की यानी कि पहले की अवस्था में आ जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले की अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह परिवर्तन यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है तो वह एक अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ये रहा आपके सामने कि इसमें पदार्थ का भार अपरिवर्तित हो रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अपरिवर्तित रहता है इस पदार्थ का भार। अब चलते हैं यानी कि रासायनिक परिवर्तन भी देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है रासायनिक परिवर्तन का, यानी कि यह किस प्रकार का अंतर है। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर भी पदार्थ पहले की अवस्था में नहीं आ पाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल उसका अपोजिट है, यानी कि भौतिक परिवर्तन का बिल्कुल अपोजिट है। वह था यानी कि पदार्थ पहले की अवस्था में आ जाता है, और यह है पदार्थ पहले की अवस्था में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह परिवर्तन स्थायी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वह अस्थायी होता है और यह यानी कि स्थायी होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, ये कहना चाहता है कि इसमें पदार्थ का भार परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें पदार्थ का भार परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बदलता रहता है रासायनिक परिवर्तन में। अब चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स अथवा वाला क्वेश्चन। इस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको वर्णन करना है, यानी कि विस्तार के साथ आपको इसका जवाब देना है। फ्रेंड्स, इसका जवाब क्या होगा, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। फ्रेंड, मैं इसका जवाब आपके सामने आपके स्क्रीन पर लेकर आया हूं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जाता है, यानी कि 2 कारण है, इसलिए आपको मैं दोनों कारण बता रहा हूं कि क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा होती है वह निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि आपके सामने इसकी पहले समीकरण देख लेते हैं, यानी कि समीकरण क्या कहना चाहती है कि C6H12O6Aq, यानी कि यह एक द्रव है, प्लस 6O2Aq जो तीर जा रहा है इसे, यानी कि यह रासायनिक अभिक्रिया कैसे करती है, तो वह करती है 6CO2 प्लस 6H2O ऊष्मा ऊर्जा। जी हाँ फ्रेंड्स, यह बिल्कुल करेक्ट होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि आपके सामने है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं फ्रेंड, इसका जवाब मैं आपको सामने लेकर आया हूं आपके स्क्रीन पे। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय परिवर्तन जो आपके सामने आ चुका है, कि कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से
गुजरना होता है, इसलिए प्रकाश की दिशा बदलती रहती है जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। यही आप अपने क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो भाई आप क्या समझते हैं उससे, इसके कारण का निवारण देना है आपको, यानी कि इसका आंसर आपको देना है। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि यह, यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है जो कि वह इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं सुस्पष्ट, यानी कि जो साफ साफ नहीं दिखती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष में आपको मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होती हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। तो निकट दृष्टि दोष के निम्न कारण है, इसे आप विस्तार से पढ़ते रहिए। लेंस के रेटिना, यानी कि लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाना, अर्थात नेत्र के गोले की त्रिज्या का बढ़ जाना। जी हाँ फ्रेंड्स, यह निकट दृष्टि दोष के कारण है। नेक्स्ट दे लेते हैं, लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, अर्थात लेंस का मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह बिल्कुल करेक्ट होगा। और निकट दृष्टि दोष का निवारण, यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए ये ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को कम कर दे, इसलिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि आपके सामने है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर, कि नीचे दिए गए, यानी कि जो किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आरेख खींच दिया है, इसे आप विस्तार से समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है कि चित्र में परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी कि परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए परिवर्तन अंदर में चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने है। घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपके सामने आपका आंसर आ चुका है, इसे आप विस्तार से समझ सकते हैं। कि एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्री को नहीं जोड़ना चाहिए, उचित धारा अनुमतांक वाले पृथक पृथक फ्यूज लगाने चाहिए, और उत्तम गुणवत्ता वाले तार विद्युत रोधी टैप का उपयोग करना चाहिए। और अतिभारण क्या है फ्रेंड्स, आपको यह सही जवाब देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि अतिभारण क्या है, तो उसका आंसर आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब किसी परिपथ में अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसे अतिभारण कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे अतिभारण कहते हैं, यानी कि जब किसी परिपथ में, जैसे कोई भी परिपथ होता है, तो अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा, यानी कि जो आपकी विद्युत धारा होती है वह प्रवाहित होती है, तो इसे अतिभारण कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अतिभारण कहते हैं। अतिभारण के कारण परिपथ का विद्युत रोधन पिघल कर नष्ट हो सकता है तथा विद्युत लाइन में आग लग सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे आप बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। फ्रेंड्स, आपको समझाना है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब मैं आपके सामने ला चुका हूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रम है जिसमें किसी कुंडली में जो किसी ऐसे, यानी कि जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसी चुंबक तथा उसके पास स्थित किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति से हो सकता है। यदि कुंडली किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट रखी जाती है तथा, यानी कि तब कुंडली, यह आप विस्तार समझते रहिए, यह क्या कहना चाहता है, तब कुंडली से संबंध तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण हो सकता है। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि गैल्वेनोमीटर पर एक टिप्पणी लिखना है। फ्रेंड्स, आपके, यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आपको वह सभी लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति समुचित करा, यानी कि संसूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य हो तो इसके संकेतक शून्य पैमाने के मध्य में पर आ जाता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो कोई बाईं ओर अथवा दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा को दिशा पर निर्भर करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है कि महासागरीय, यानी कि जो महासागर होते हैं, तापीय ऊर्जा, पवनों तथा जैव मात्रा की ऊर्जाओं का अंतिम स्रोत क्या है। फ्रेंड्स, ऊर्जाओं का अंतिम स्रोत क्या है, आपको यह सभी लिखना है। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब मैं आपके सामने ला चुका हूं आपकी स्क्रीन पर कि महासागरीय, तापीय ऊर्जा, पवनों तथा जैव मात्रा की ऊर्जाओं का अंतिम स्रोत सूर्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, अंतिम स्रोत सूर्य है।
हरे पौधे सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करते हैं, जिससे यानी कि जिस पर बाकी सभी प्राणी निर्भर करते हैं, यानी कि जिस पर सभी बाकी प्राणी निर्भर करते हैं इस पौधे से, पेड़ पौधे से। इस ओर संसार के सभी प्राणी अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर रहते हैं। पुनः सूर्य को आने वाली ऊष्मा से भूमि गर्म होती है, जिससे कि वायु दाब में अंतर आता है और इसके कारण वन बहती है, यानी कि पवन बहती है, यानी कि जैसे कि वह हवा बहती है, अतः पवन ऊर्जा भी सूर्य का अंतिम स्रोत है। इस तरह से सूर्य की ऊष्मा के कारण महासागर में असमान तापमान उत्पन्न होता है और इस महासागरीय तापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि जैव यानी कि जैव गैस संचय संयंत्र का आपको वर्णन करना है, तो आपके सामने मैंने वर्णन कर दिया है, आप इसे विस्तार से देखते रहिए। ये क्या कहना चाहता है कि इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी संरचना होती है, जैसे गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल, जिसे कर्दन यानी कि स्लरी कहते हैं, बनाया जाता है, जहां इसे संचारित्र यानी कि डिजेस्टर में डाल देते हैं। संचारित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। सूक्ष्मजीव जिन्हें जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देती हैं। अपघटन प्रक्रम पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप मेथेन यानी कि मीथेन होती है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। जैव गैस को संपारित्र यानी कि संपारित होती है के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है। जैव गैस के यानी कि जो जैव गैस बनती है वने गैस टंकी से उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि आपके सामने है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने इसका पहला पार्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वह भी आप देख लीजिए, वह भी बहुत उपयोगी था आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 भी पहले देख लेते हैं कि एक ग्वाला यानी कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। फ्रेंड आ चुका है आपके सामने कि ताजा दूध में पीएच के मानों को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय यानी कि क्षारीय तापों पर बना दिया देना है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा यानी कि क्यों बना देता है, आपको इसका सही जवाब देना है। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ, जो कि आपके सामने है। पहले बा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यह कहना चाहता है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। फ्रेंड्स आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यानी कि ये रहा आपके सामने कि ताजा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए किया जाता है क्योंकि क्षारीय दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल पहले क्षारक को उदासीन करता है, फिर अम्लीय होता है, जिसके कारण दही बनता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बनता है। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि अम्ल तथा क्षार में अंतर बताइए तथा इनके उदाहरण भी देना है आपको। तो अम्ल तथा क्षार में अंतर मैंने स्पष्ट कर दिया है, आप इसे विस्तार से देखते हैं। उत्तर आपके सामने आ चुका है कि अम्ल तथा क्षार में अंतर निम्नानुसार है। जी हाँ फ्रेंड्स, निम्नानुसार है, यानी कि आपके सामने यह अंतर आ चुका है आपके स्क्रीन पर। फ्रेंड इसे आप बहुत ध्यान से देखिए, यह अंतर आपके सामने है, यानी कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं और ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी कि अपोजिट चलता है दोनों। और ये खट्टे स्वाद वाले होती हैं और ये स्वाद वाले कड़वे होती हैं। उदाहरण इसका है HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रेट, यानी कि आप चलते हैं। ये रहा आपके सामने उदाहरण इसका भी NaOH KOH। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपके सामने है। आपके स्क्रीन पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है फुल्ली सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर फुल्ली सॉल्यूशन के साथ हल कराया है। ये देख लीजिए, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सह संयोजक आबंध की प्रकृति समझाना है आपको। तो ये आपके सामने आ चुका है। CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जुड़े होते हैं और एक एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के बीच होता है। इस तरह कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तथा Cl का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सह संयोजक आबंध करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आबंध करता है। आपके सामने मैंने यह इस तरीके से समझाया है, आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। यह मैंने आपके सामने दिया रखा है इसका आंसर।
चलती हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संश्लेषिका अपमार्जकों के लाभ एवं हानियां लिखना है आपको। साबुन तथा अपमार्जक में कोई दो अंतर आपको बताना है। तो आपके सामने उत्तर आ चुका है अपमार्जकों के लाभ। जी हाँ फ्रेंड्स, अपमार्जकों के लाभ क्या है? इनमें कपड़ों की सफाई के अच्छे गुण होते हैं और ये कठोर जल के साथ भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। यह यानी कि साबुन नहीं लाया जा सकता बल्कि यह लाया जा सकता है। नेक्स्ट दे लेते हैं, इनमें वनस्पति तेली का यानी कि वनस्पति तेलों का उपयोग कम करना पड़ता है एवं उनकी बचत हो जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ये क्या कहना चाहता है? अपमार्जकों से हानि। जय फ्रेंड्स, अपमार्जकों से हानि भी होती है क्योंकि जिससे लाभ होता है उससे हानि तो जरूर होती है। अब ये देख लीजिए, अपमार्जक जल को प्रदूषित करती हैं क्योंकि इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने साबुन और अपमार्जक में अंतर विस्तार समझाया है, आप इसे देख सकते हैं। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर, यानी कि साबुन वाला फर्स्ट में दिया जा रहा है, नेक्स्ट में दिया जा रहा है अपमार्जक। पहला क्वेश्चन आ चुका है, साबुन कठोर जल के साथ प्रयोग करने से बहुत अधिक बेकरार यानी कि बेकार चला जाता है, अर्थात सी एम जी लवणों को दूर करने में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट दे लेते हैं, यानी कि अपमार्जक क्या करता है? तो वह अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छा झाग देते हैं तथा सुरक्षा से कठोर जल के साथ भी प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट दे लेते हैं, इनसे नदियों में जल प्रदूषण की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि गंदे नालों में जीवाणुओं द्वारा साबुन का पूर्णतया उपचयन हो जाता है। नेक्स्ट दे लेते हैं कि अपमार्जक का अधिक उपयोग नदियों में जल प्रदूषण की समस्या पैदा करता है क्योंकि यह जीवाणुओं द्वारा पूर्णतया विघटित नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो कि आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? फ्रेंड्स, पादप में भोजन का जो कि स्थानांतरण होता है वह किस तरीके से होता है? मैंने इसका सही जवाब आपको दे रखा है, यानी कि पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीबा अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवर्तन यानी कि परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के आरोहण यानी कि भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न स्थायी यानी कि साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज सीरे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। फ्रेंड, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अथवा वाला क्वेश्चन भी, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। यही है, उत्सर्जी उत्पादन में छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? फ्रेंड्स, किस विधियों का आपको उपयोग करना है? फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है आपका उत्तर। उत्सर्जी उत्पाद में छुटकारा पाने के लिए पादप इन विधियों का उपयोग करते हैं। तो विधि मैंने आपको समझाई है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण में O2 उत्पाद के रूप में तथा CO2 श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कर्षित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट दे लेते हैं, पौधे अतिरिक्त जल से बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट दे लेते हैं, पौधों में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती हैं जिनमें अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। नेक्स्ट देते हैं, पादपों में अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में होते रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले भी दे लेते हैं, ये रहे आपके सामने नेक्स्ट वाला, ये आपके सामने आ चुका है कि पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट लेते हैं कि बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी, यानी कि जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता होती है? फ्रेंड्स, क्या आवश्यकता होती है आपको, मैं इसका सही जवाब देने जा रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सजीवों में अनेक अंग तंत्र पाए जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सजीवों में अनेक अंग तंत्र पाए जाते हैं जो एक खास कार्य करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका, पेशी, ऊतक तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है तथा पादपों में हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होती हैं। यदि जीवों में समन्वय तंत्र नहीं होगा तो सभी अंग एवं कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी तथा हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने आ चुका है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, मैंने आपको आपके सामने यह तंत्रिका कोशिका की यानी कि न्यूरॉन की मैंने रचना कर दी है। आप इसे बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, यह खुद ही
फ्रेंड इसके आंसर की तरफ चलते हैं, यानी कि न्यूरॉन के कार्य क्या होती हैं। फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है न्यूरॉन के कार्य, सूचना तथा उद्दीपन एक तंत्रिका कोशिका की द्रमिका के श्रेय द्वारा यानी कि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट लेते हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होती है जो कोशिकाएं तक जाता है तथा तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम श्रेय तक पहुंचता है। नेक्स्ट लेते हैं, एक्सॉन में अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या स्नेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। आपके सामने ऑप्शन नंबर 4, इस तरह का एक स्नैप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। अतः न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि उदाहरण के लिए ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिका सूचना ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं तथा यह आवेग को वापस प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा पेशी कोशिकाओं या कार्य तक पहुंचती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके सामने आ चुका है। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि यह संयोजन का प्रतिरोध पहला है 9 ओम और दूसरा है 4 ओम हो। फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ जो कि यहाँ पे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला वाला यानी कि 9 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में तथा एक प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स आप चलते हैं इसके आंसर की तरफ, ये रहा आपके सामने, विस्तार समझ लेते हैं। मैंने आपको विस्तार समझाया है, इसे आप खुद ही देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि जब 45 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पहले 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़े जिनका तुल्य प्रतिरोध 6 + 6 = 12 ओम, फिर इसे तीसरे प्रतिरोध के साथ पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स आपके सामने यह आ चुका है, इसे आप विस्तार समझ सकते हैं। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ, ये रहा आपके सामने, अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। ओम के नियम की व्याख्या करना है आपको, निम्न शीर्षकों के अंतर्गत लिखना है आपको, यानी कि सिद्धांत लिखना है और उपकरण का नामांकित चित्र बनाना है और प्रमुख सावधानियां भी लिखना है। तो आपके सामने आ चुका है इसका आंसर, ओम का नियम सन 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी यानी कि वैज्ञानिक है जो कि जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई तथा आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर को समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बी और बहने वाली धारा आई इस नियम के अनुसार, फ्रेंड्स इसके आप इसे विस्तार समझते रहिए, ये आपके सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं, जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समीकरण फर्स्ट को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर यानी कि प्रतिरोध = B/I यानी कि विभवांतर अपॉन यानी कि वह यानी कि धारा या प्रतिरोध = विभवांतर अपॉन धारा। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी कि अर्थात वाली, यानी कि अर्थात यदि विभवांतर 1 वोल्ट होता है यानी कि विभवांतर 1 वोल्ट धारा 1 एम्पियर में हो तो प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। 1 ओम = 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इस प्रकार यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नामांकित रेखांकित चित्र आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यह चित्र दे रखा है, आप इसे बना सकती हैं यही सेम, जहां बी यानी कि यहाँ पर बी बैटरी है और के एक मार्गी कुंजी है, आर एस धारा नियंत्रक है यानी कि नियतांक है, अमीटर है ए अमीटर है और बी वोल्टामीटर है, आर प्रतिरोधी चालक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख सावधानियां। तो वोल्टामीटर को परिपथ में समांतर परिक्रम में संयोजित करना चाहिए। एम्पियर मापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। चालक में उच्च धारा प्रकार नहीं करना चाहिए। यह आप सभी पढ़ लीजिए, आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ ये चलती है। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। फ्रेंड्स आपको इसका कारण बताना है। उत्तर आपके सामने आ चुका है कि ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है जबकि इस्पात जो लोहे की एक मिश्र धातु है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है होता है। साथ ही कॉपर जल वाष्प यानी कि जो भाप होती है से
से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात में जल से अभिक्रिया होती है और जंग लग जाती है। अब चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ। यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा वाला क्वेश्चन कि एक धातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, यानी कि वह है यानी कि मरकरी है, को उसके सल्फाइड से वायु की उपस्थिति में गर्म कर प्राप्त किया जाता है। धातु तथा उसके अयस्क को पहचानिए तथा संबंधित रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने अभिक्रिया आपके सामने दे रखी है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली इस धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म कर प्राप्त किया जा सकता है यानी कि धातु Hg यानी कि मरकरी तथा अयस्क इक्वल यानी कि यह तीर जा रहा है शनिवार HgS। अभिक्रिया इस प्रकार होती है फ्रेंड्स, किस प्रकार होती है मैंने आपके सामने इसका आंसर दे रखा है, इसे आप विस्तार से समझ सकते हैं कि 2HgS प्लस 3O2 तापन यानी कि तापन अभिक्रिया होती है 2H2O प्लस 2SO4। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रेंड्स इसे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है, यानी कि किस तरीके से बच्चा पोषण करता है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब आपके सामने मैं ला चुका हूँ। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह यानी कि प्लेसेंटा नामक यह रचना होती है, संरचना होती है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तस्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति से धसी होती है, यानी कि धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं, यानी कि रक्त स्थान होता है जो प्रवर्धन को आच्छादित करते हैं। यह माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होती हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटिया यानी कि प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। इसी से बच्चा भोजन ग्रहण करता है। अब चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने आ चुका है। अथवा वाला क्वेश्चन यानी कि द्विखंडन यानी कि द्विविखंडन बहुखंडन से किस प्रकार निम्न है। फ्रेंड्स आपके सामने उत्तर आ चुका है, आप इसे विस्तार समझ सकते हैं कि द्विखंडन क्या होता है और बहुखंडन क्या होता है। द्विखंडन पहले देख लेते हैं कि द्विखंडन अब यानी विधि में कोई जीव एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल हो जाता है, परंतु बहुखंडन में एक कोशिका कई स्वतंत्र कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अमीबा में द्विखंडन द्वारा एक अमीबा किसी तल से दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा कालाजार से रोगाणु लेशमा नियामिक लेशिका कोशिका के एक सिरे पर कोई एक समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में एक कोशिका जीवों के बाहर एक परत चढ़ी होती है जिसके अंदर कोई कोशिकाएं बन जाती हैं और बाहर का आवरण करने पर ये कोशिकाएं मुक्त हो जाती हैं। इसे आप विस्तार से समझते रहिए। आप चलते हैं नेक्स्ट पर यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखा गया है। निम्न पर टिप्पणी लिखो। फ्रेंड्स आपको टिप्पणी लिखना है यानी कि लेंस सूत्र और आवर्धन। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर यानी कि लेंस सूत्र क्या होता है, यानी कि बिंब दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, तो वह होती है यानी कि u होती है। प्रतिबिंब की दूरी होती है b तथा फोकस दूरी होती है f के बीच संबंध प्रदान करता है। लेंस सूत्र को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है 1/f यानी कि 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलते हैं यह यानी कि यह सूत्र किसी भी गोलीय लेंस के लिए समस्त स्थितियों यानी स्थितियों में मान्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं आवर्धन। किसी लेंस के आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, फ्रेंड्स इसे आप विस्तार समझते रहिए, के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। इसे m अक्षर के द्वारा h व्यक्त करते हैं। यदि बिंब की ऊंचाई h हो तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h हो तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्तन किस प्रकार इस प्रकार होगा, तो वह होगा m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। इसे आप विस्तार समझ सकते हैं। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी b से भी संबंधित है। इस संबंध को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये आपके सामने आ चुका है आपका आवर्धन। अथवा वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। अथवा वाला क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचना है आपको। तो फ्रेंड्स आपके सामने उत्तर आ चुका है। अवतल लेंस के लिए m तथा f ऋणात्मक है क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होता है। तो f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, b इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र द्वारा फ्रेंड्स आपको लेंस सूत्र लगाना है। आपके सामने आ चुका है 1/b यानी कि इसलिए 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो फ्रेंड्स आपको इसे पुट
कर दीजिए, यह आ जाएगी u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अतः बिंब वस्तु लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जैसे आकृति में दर्शाया गया है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द।